हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल जियो विद मधुर। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्स का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा, मैंने आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, इंडियन वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया और क्या क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं वाइल्ड लाइफ को लेकर। कुछ मैंने आपको IUCN के अकॉर्डिंग जो लिस्ट हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की, इंडेंजर्ड, एंडेमिक, एक्सटेंट, वनरेबल, रेयर, इन सब के बारे में बताया। और हमने वीडियो को एंड किया था एशियाटिक चीता के बारे में डिस्कशन करते हुए। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट लॉस और वाइल्ड लाइफ लॉस कैसे हो रहा है, क्या और रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं। हालांकि कुछ रीजंस मैंने पीछे भी डिस्कस किए थे, लेकिन चैप्टर में आगे चलकर और भी कहानी स्टार्ट होगी। बेसिकली इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक के पेज नंबर 18 के फर्स्ट पैसेज से। नाउ गाइज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इलीगल हंटिंग, पोचिंग and forest fire are some reasons which are responsible for the decline in the Indian biodiversity। धीरे धीरे जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, उनके पीछे ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रीज़न प्ले करती हैं। इसके अलावा इनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, एक्चुअली इस दुनिया में रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, कौन उनके वेलबींग का ध्यान रखेगा, इसके बारे में भी कोई नहीं सोचता। ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। But the fact is that average American consume 40% more resources than a Somalian। Okay, तो आप समझ रहे हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो टॉप 5% लोग हैं, दीज आर द रिच पीपल, जितने रिसोर्सेज ये कंज्यूम करते हैं उतने रिसोर्सेज इंडिया के 25% पुअर लोग भी रिसोर्स यूज नहीं करते। और ये टॉप 5% जो लोग हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। ओके, और इन्हीं 5% पर जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, इन्हीं के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फॉरेस्ट के वेलबींग के, वाइल्ड लाइफ के वेलबींग के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सच है। ओके, तो बात ये आती है कि इन रिसोर्सेज का ध्यान कौन रखे, फॉरेस्ट का ध्यान कौन रखे, वाइल्ड लाइफ का ध्यान कौन रखे, कौन उन्हें कंजर्व करे। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारी कंट्री के आधे से ज़्यादा जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो खत्म हो चुके हैं। 33% वेटलैंड्स हमारी कंट्री का सूख चुका है। 70% से ज़्यादा हमारे जो सरफेस वाटर बॉडीज हैं वो पॉल्यूटेड हैं। 40% ऑफ आर मैंग्रोव्स आर कंप्लीटली वाइप्ड आउट, खत्म हो चुके हैं, काटे जा चुके हैं। गाइस, ये जो इलीगल हंटिंग है, पोचिंग है, इन सब की वजह से हमारी कंट्री के इतने सारे नेचुरल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गई है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगल तो अब बचे ही नहीं है कहीं पर, नेचुरल फॉरेस्ट बहुत कम। हिमालय में कुछ नेचुरल फॉरेस्ट बचे हैं, कुछ वेस्टर्न घाट्स में बचे हैं, साउथ में, और थोड़े से नॉर्थ ईस्ट में बचे हैं, या थोड़ा सेंट्रल इंडिया में थोड़ा बहुत जंगल बचा है। अदरवाइज हर जगह जंगलों को काटा जा चुका है और वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है। आपको क्या लगता है कि जब जंगल खत्म होते हैं तो सिर्फ बायोलॉजिकल लॉस होता है? चलो इसको दूसरा एंगल से देखते हैं। यू नो व्हाट, सिर्फ बायोलॉजिकल लॉस नहीं है गाइस। The communities, the tribal people, those who are dependent on these forests and wildlife for their food, medicine, water, everything, are also getting affected. Estimate says कि सबसे ज़्यादा बुरा असर जो डिफॉरेस्टेशन का पड़ता है वो ट्राइबल्स में रहने, ट्राइबल कम्युनिटी की विमेंस पर पड़ता है, क्योंकि जनरली ट्राइबल्स में फ्यूल, फूडर और पानी को भरने के लिए काम विमेंस का होता है। तो कहीं कहीं तो इनको अपने घर से 10-10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है पानी को लेकर, और इसका असर उनकी लाइफ में घर पर पड़ता है। बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते, सोशल इम्प्लीकेशंस जो हैं, सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सिर्फ बायोलॉजिकल लॉस नहीं हो रहा है, सोसाइटी का लॉस हो रहा है। और इन सब चीज़ों के साथ मिलकर कभी बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, ड्राउट और फ्लड आ जाए, तो वो और प्रॉब्लमेटिक होता है ऐसे सोसाइटी के लोगों को। तो जो पुअर लोग हैं वही सबसे ज़्यादा इससे नुकसान में आते हैं। तो ये जो पूरा एक लॉस है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल लॉस भी है, ये इकोनॉमिकल लॉस भी है। इसीलिए कहते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ कॉजिंग अ ह्यूज टोल ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। और इसीलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात की जाती है, जंगलों के संरक्षण की, बिकॉज अगर हम इनको बचाकर रख पाएंगे तभी हमारी लाइफ ईजिली चल पाएगी, वरना आने वाले टाइम में हमें तरह तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए नहीं है अभी जो सिटीज़ में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनकी लाइफ पर असर पड़ेगा लेकिन कुछ टाइम बाद। हालांकि क्लाइमेट तो पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है, सीजन्स में चेंजेस आ रहे हैं, वो आप लोग अपने घर पर भी देख सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है वो वहाँ जंगलों में रहने वाले लोगों पर आज से ही देखने को, बहुत पहले से देखने को मिल रहा है, और उनका नुकसान स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं गाइस हम कुछ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड्स की, कि जंगलों को कैसे बचाया जा सकता है। देखो बच्चों, सबसे सिंपल तरीका
इतनी देर से जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपने कई बार मेरे मुंह से सुन लिया होगा नाम डिफॉरेस्टेशन। ओके, सिंपल सा इलाज है एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाना। लेकिन बात ये भी है ना कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए खाना चाहिए, खाने के लिए खेती करनी पड़ेगी, खेती के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन जंगलों को काट के आ रही है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी से निपटने के लिए कुछ हद तक तो हमें एफॉरेस्टेशन के बारे में सोचना नहीं, करना पड़ेगा। वो सारे एरियाज जो जहाँ पर खेती नहीं होती है वहाँ एफॉरेस्टेशन बहुत जरूरी है। एफॉरेस्टेशन मतलब जंगल लगाना। अब एक तरफ जहाँ ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ही हमें इनकी कंजर्वेशन के बारे में भी सोचना पड़ता है। और ये कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है गाइस, because this conservation is really very needed for the maintaining the ecological balance and the biodiversity which we have that need to be maintained for the better sustainability of the human being. Conservation of forests preserve the ecological balance and also the air, water and soil on which we are highly dependent. I'm talking about the human being. For instances in the agriculture also guys, we are still dependent on the natural varieties of crop. For fisheries, we are still dependent on the natural breeding of the fish in the marine areas. You know what? हमारी कंट्री में कोई बहुत बड़े लेवल पर पीसी कल्चर नहीं होता जहाँ पे मछली पालते हैं। आज भी हमारी कंट्री में जो फिशरीज है वो नेचुरल प्रोसेस से ही होती है। ओके, तो इन सब चीज़ों को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नदियाँ सारी पॉल्यूटेड हो जाएंगी तो मछलियाँ कहाँ से लाएंगे, राइट? कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसी कंजर्वेशन के बीच में ना 1960 से लेकर 1970 के बीच में बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई कि वी नीड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वी नीड सम लॉ बाय विच वी कैन सेव द वाइल्ड लाइफ। तभी निकल कर आया इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड सिंस देन किलिंग द वाइल्ड एनिमल्स बिकेम अ क्राइम। नाउ इट इज ऑफेंस टू किल द वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। ओके, एंड ये बहुत जरूरी भी है और इसके लिए बहुत सारे काम भी किए गए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अपने यहाँ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाए, बर्ड सेंचुरीज बनाई जाए। और ऐसा हुआ जिसके बारे में आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हंटिंग, पोचिंग एंड किलिंग द वाइल्ड एनिमल्स इज कम्प्लीटली बैन। पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड एनिमल्स वर सेव्ड ताकि उनकी पॉपुलेशन और कम ना हो जाए। तो ये सब काम चलते रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ प्रोजेक्ट चलाए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसोरस, प्रोजेक्ट कश्मीरी स्टैग, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड। सो इन सब जानवरों को बचाने के लिए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाए जहाँ ये मिलते थे उन जगहों को प्रोटेक्ट किया गया ताकि किसी भी तरह की इलीगल हंटिंग या पोचिंग वहाँ पर ना हो सके। और आज इसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है दैट द पॉपुलेशन ऑफ दीज एनिमल्स इज इंक्रीजिंग स्लोली। ओके, और आज हमारी कंट्री में टाइगर्स की पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ गई है, बहुत तो नहीं है भाई, बट हाँ ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देन वन हॉर्न राइनोसोरस की पॉपुलेशन यहाँ असम में काफ़ी अच्छी हो गई है अब तो पहले से। ओके, तो धीरे धीरे इनका फायदा हुआ है और ये होना भी चाहिए। डूइंग द ट्रेड ऑफ दीज वाइल्ड एनिमल्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया गाइज। आप इंडिया में आप इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की किसी भी तरह की हंटिंग, पोचिंग या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इवन इनको घर में पालना भी अलाउ नहीं है। हाँ, हालांकि आप शेर वेर नहीं पाल सकते घर में बाय डिफॉल्ट, बट स्टिल कीपिंग सच एनिमल, चाहे वो ब्लैक बक हो गया या आपका क्रोकोडाइल है, ये सब आप अपने पास नहीं रख सकते। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की बात हम करते हैं क्लास, जो आपकी इस बुक में भी दिया गया है। पेज नंबर 19 पर है प्रोजेक्ट टाइगर। गाइस 1973 में इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो कई हज़ार से, मतलब दैट वाज मोर देन 50,000, 50,000 से कम होकर सिर्फ 1800 के आसपास रह गई। ओके, इट्स अराउंड 1827। देन दे रियलाइज कि वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। थोड़ा जल्दी याद कर लिया ना इन लोगों ने। तो अच्छा, इसके पीछे रीज़न भी था। एक तो इलीगल हंटिंग, टाइगर स्किन आपको पता है। अच्छा गाइस, एक बात मैं यहाँ पर आपको ऐड करूँ, है ना, इन जानवरों के मरने के पीछे ना सबसे बड़ा रीज़न हम ही लोग हैं, क्योंकि हम इन जानवरों की स्किन की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात, टाइगर स्किन से जैकेट बनती हैं, ठीक है, बहुत कुछ बनता होगा। अगर लोग उनको खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा? क्या कोई इन जानवरों को मारेगा? सोच कर देखो। हंटर्स जो होते हैं इन जानवरों को क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में उनको सेल करेंगे तो उनको बहुत पैसे मिलेंगे, क्योंकि लोग इन चीज़ों की डिमांड करते हैं। अगर इन चीज़ों की डिमांड खत्म हो जाए तो स्नेक स्किन की बेल्ट आती है, क्रोकोडाइल स्किन के शूज़ बनकर आते हैं, टाइगर स्किन के बैग्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं। अगर ये लोग खरीदना बंद कर दें तो क्या इनको मारा जाएगा? सोच कर देखो। ओके, तो हाँ, वापस आते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात कर रहे थे। तो 1973 में रियलाइज़ हुआ कि 1827 टाइगर इंडिया में रह गए।
हंटिंग, पोचिंग, ज़मीन का कम होना इनके लिए, जंगलों का कटना, ये बहुत सारे रीज़न हैं। तब गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ पर टाइगर मिलते थे उन सारी जगहों को एक तरीके से नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया, और जहाँ जो टाइगर रहते थे उनको उन्हीं के एरिया में कंजर्व करना, सेव करना स्टार्ट कर दिया। पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी गई, ह्यूमन प्रोटेक्शन, ताकि कोई भी इंसान जाकर इन जानवरों को ना मार सके। और उसका असर हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन पहले तो बढ़ी, लेकिन फिर से पॉपुलेशन कम होनी स्टार्ट हो गई। फिर बाद में अब रिसेंटली कुछ टाइम से पॉपुलेशन धीरे धीरे टाइगर्स की इंडिया में बढ़ रही है। एंड टाइगर इज अ एनिमल विच इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया। अब आज के टाइम में इंडिया में टाइगर को सेव करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। इनमें सबसे जो पहले नाम आता है गाइज वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि काशीपुर के पास एक जगह पास ये प्रोजेक्ट है। देन इसके अलावा आपका दुधवा नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। तो ये सारे वो नेशनल पार्क है जो स्पेशली टाइगर को सेव करने के लिए बनाए गए हैं, और इन जगहों पर जाकर आप किस्मत अच्छी हो तो टाइगर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। हालांकि मैं जिम कॉर्बेट, सिमलीपाल दोनों जगह होकर आया हूँ, लेकिन आज तक कभी टाइगर देखने को वहाँ पर नहीं मिला। बैड लक गाइज। अब एक और चीज़ हो रही है, अब कुछ टाइम से ना प्रोजेक्ट जो हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हैं कि अब थोड़ी सेंट्रिक से होकर थोड़ी डाइवर्स हो गई हैं। अब हम जंगलों में सिर्फ एक स्पीशीज़ को सेव ना कर काफ़ी अलग अलग स्पीशीज़ को भी सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि पूरे एरिया को हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि उसमें रहने वाले हर तरह के एनिमल, बर्ड, प्लांट्स सब सेफ होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन द नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986 सम बटरफ्लाइज, बीटल्स, इंसेक्ट्स गॉट द स्पेस एंड कुछ प्लांट्स के नाम भी उसमें डाले गए जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ओके, ड्रैगन फ्लाई वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल, जिनकी प्रोटेक्शन होनी बहुत जरूरी थी। तो ये कुछ चेंजेस हमारी कंट्री में धीरे धीरे आ रहे हैं, और ये वेलकम चेंजेस हैं। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 20 ऑफ द बुक, एंड अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इसमें हम बात करने वाले हैं 3 तरह के जंगलों के बारे में। Now guys, if we want to conserve our vast forest land, then it is little bit tough to manage, control or regulate them, because we have such a variety of the forest. Although with the help of forest department of the country, we are able to manage these forests nicely, and for the administrative purpose, we have listed these forests in 3 different categories, and these 3 different type of forest categories are the reserve forest, protected forest and the unclassed forest. Now guys, let's talk about the reserve forest. Almost 50% of total forest of India is considered as reserve forest, and these areas are one of the most protected forest of the India, and they are completely owned by the government of India. And these reserve forests are considered one of the most vulnerable and most protected areas as far as the wildlife is concerned, because the biodiversity and a kind of wildlife we have in these reserve forests is unmatchable with any other part of the country. उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है गाइस, दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 33% फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड ये फॉरेस्ट वो है जो किसी भी तरह की फर्दर डिप्रिएशन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट किया गया है। ओके, यहाँ पे किसी भी तरह के इलीगल एक्टिविटीज अलाउ नहीं है, यहाँ पर भी अलाउ नहीं है। ओके, और ये भी ज़्यादातर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है क्लास अनक्लास फॉरेस्ट। Remaining forests of the country are unclassed forests, and basically these forests are owned by the government as well as the communities. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के जो जंगल हैं उन पर ज़्यादातर पर कम्युनिटी का हक है, तो वो अनक्लास फॉरेस्ट हैं। और वहाँ पर क्योंकि कम्युनिटीज़ ट्राइबल एरियाज़ हैं, कम्युनिटीज़ ज़्यादा कामों के लिए इन्हीं जंगलों पर डिपेंड करती हैं, तो यहाँ पर इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती है। And you know what? These people themselves save the animals and the forest areas. मतलब यहाँ पर वो उन लोगों की तरह नहीं है जो जंगलों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनक्लास फॉरेस्ट। ओके, अब कंट्री के जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं गाइस, ये इन्हें हम परमानेंट फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जंगल हमेशा रहते हैं और इनमें किसी भी तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सुपरविजन में टिम्बर कटिंग होती है और रिसोर्सेज यहाँ से निकाले जाते हैं, बट क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए गवर्नमेंट इन कामों को खुद करती है। लेकिन जो अनक्लास फॉरेस्ट हैं वहाँ पर लोगों को परमिशन है, जिसकी बात मैंने भी 2 मिनट पहले की।
अब जैसे कि मैं बात करूं मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का 75% एरिया अंडर दी परमानेंट फॉरेस्ट कवर है। ये इंडिया में किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। ओके, परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं इंडिया में, जैसे कि आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र have large percentage of reserve forest out of their total forest, whereas in some other states like Bihar, Haryana, Punjab and Odisha, these states have large area under the protected forest. Okay, whereas the northeastern state, जैसे कि मैंने बताया, maximum northeastern states have their forest under the unclassed category. Okay, so guys, here I bring to the end of this topic, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। आज हमने बात करी है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड अगर हो सके गाइज तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल अगर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप चाहो तो इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जो सेम क्लास में आपके साथ हो उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। आप देख रहे थे जियो विद मधुर। बाय।